हेलो, हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कमेंट में जरूर बताना। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होगे। बट आपको कमेंट में जरूर बताना है कैसे हो आप। सो बच्चा पार्टी क्लास 10th, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्ट्स। देखो, पिछले साल ये वाले चैप्टर नहीं थे, दैट मीन्स ये वाले चैप्टर ओमिटेड थे। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 वर ओमिटेड, बट दिस ईयर जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनके लिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर नहीं था बट इस ईयर है। सो आज हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है, या फिर ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट इज क्या पढ़ना चाहिए। देखो, चैप्टर नंबर 4 में आप लोग को यहाँ पे 4 टॉपिक दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? दी व्हाट इज दी आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है। ठीक है, आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है। तो ये हमने देखा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट का इंडियन ट्रेडिशन क्या है, पहले हम समझेंगे कि विजुअल आर्ट क्या होता है। डोंट वरी बच्चा, हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। आर्ट को, इंडियन आर्ट ट्रेडिशन में आर्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता था, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट को इंडियन ट्रेडिशन में कैसे लाया गया था, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक, दैट इज द आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था। ठीक है, अब इसमें देखने वाले अप्लाइड आर्ट्स के बारे में फोर्थ टॉपिक में। चलो, तो ये 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो क्या मैम ये 4 टॉपिक पढ़ना हमें पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है? तो नहीं। तो इस चैप्टर में हमें जानना क्या है? देखो, इस चैप्टर में जो बेसिकली ये 4 टॉपिक में आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि आर्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के आर्ट होते हैं, इंडियन आर्ट, इंडिया में आर्ट को क्यों लाया गया था, इंडिया में आर्ट को क्यों प्रेजेंट किया जाता है, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आर्ट को क्यों प्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हम इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में कौन सी आर्ट एकदम हमें पढ़ना जरूरी है, या फिर हमें पता होना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता क्या कि सिर्फ पढ़ लो, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज आर्ट। ओके, सो इस पैराग्राफ को जरा अच्छे से पढ़ते हैं। हर एक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट लाइक हार्ड वर्ड्स रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, it is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotion. नेचुरल ह्यूमन जो है वो एक नेचुरल है। ओके, तो ह्यूमन आर्ट को लाया गया था, दैट मीन्स ह्यूमन ने आर्ट को बनाना शुरू किया था। कैसे? उनके एक्सपीरियंस से, विजडम से एंड इमोशन से। हम अगर कुछ भी ड्राइंग करते हैं, को बहुत लोग, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो ड्राइंग कुछ ऐसी ड्राइंग होती है जो हम किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई भी चीज को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ह्यूमंस ने आर्ट को बनाना क्यों शुरू किया था? टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशन। ये 3 चीज के लिए ह्यूमन ने आर्ट को लाया। Then, when that insist result in beautiful creation, it is acknowledged as art. जब ये 3 चीज एक ब्यूटीफुल वे में एक रिजल्ट लाने लगी, तो इसे हमने आर्ट का नाम दे दिया, इसे हमने आर्ट का नाम दिया। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, sensibility, state of emotion and skills are crucial factors at the root of artist क्रिएशन। आर्टिस्ट क्रिएशन, एक जो आर्टिस्ट है उनको ये देखा गया कि उनका पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है, अगर कोई ड्राइंग कर रहा है तो दैट मीन्स उनका जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वेल गुड होगा, एंड ऑल्सो
बहुत सेंसिबल होगा, मतलब वो उनका जो एक इमेजिनेशन पावर होगा, एक कॉमन आदमी जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके उनसे ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो वो जो ड्राइंग कर रहा है या फिर आर्ट जो बना रहा है, उनका एक इमोशन अटैच है उस आर्ट से। एंड ऑल्सो उनकी स्किल्स, मतलब अगर स्किल्स है तभी तो वो आर्ट बना रहा है। तो ये तीन चीज देखा गया एक आर्टिस्ट के अंदर, एंड उस आर्टिस्ट को कहा गया एक पावरफुल आर्टिस्ट। दैट मीन्स आर्टिस्ट पावर, आर्टिस्ट का एक पावर है ये तीन चीज को लेकर के बनाने का। तो हमें पहला टॉपिक समझा कि व्हाट इज आर्ट। अब हम देखने वाले हैं कि आर्ट के दो प्रकार होते हैं, कौन से? विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट हम वर्ड से ही समझ रहे हैं, एक ऐसा आर्ट जो विजुअलिटी के थ्रू बनाया जा रहा है। दैट मीन्स which artist creation of are of two type, visual arts and the performing arts। the संस्कृत टर्म, संस्कृत में आपके विजुअल आर्ट को क्या कहा जाता है? दृक कला। क्या कहा जाता है? दृक कला। एंड आपके परफॉर्मिंग आर्ट को कहा जाता है ललित या फिर अंग्रिक कला। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर को टेक्स्ट बुक में लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड्स आपको देखने हैं कि क्या वर्ड्स यूज किया गया है। एक ही मीनिंग का, एक ही वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया गया। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे ना तो ये लिख देना कि हाँ विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट को संस्कृत में क्या कहा गया है? दृक कला। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्या कहा गया है बच्चा लोग? ललित या फिर आग्रिक अंग्रिक कला। मेनी एग्जाम्पल्स आर प्री हिस्ट्री। बहुत सारे एग्जाम्पल प्री हिस्ट्री में हमारे थे, जैसे रॉक्स के थ्रू आर्ट को क्रिएट किया जाता था। बहुत सारे आज के डेट में, जैसे अजंता इलोरा में आप जाओगे, विजिट करोगे अगर आप, तो वहां पे भी स्टोन्स पे, रॉक्स पे क्या किया गया? आर्ट को बनाया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग इमेजिनेशन के थ्रू जो भी बनाए उन्हें हम लोग कहते हैं विजुअल। और परफॉर्मिंग हो गया आपका कुछ लोग देखते हुए, मतलब समाज को देखते हुए जो बनाया गया है, ये हमारे सोसाइटी में चल रहा है और ये सोसाइटी को देख के हम बना रहे हैं, तो आपका परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। उसके बाद भी आर्ट का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक आपके फोक आर्ट एंड दी क्लासिकल आर्ट। एक फोक आर्ट हो गया, दैट मीन्स फोक, आपको पता है ना, आप अपने स्कूल में कुछ डांस परफॉर्मेंस करते होगे जिसका नाम होगा फोक डांस। तो वो फोक डांस आपका क्या है बच्चा पार्टी? ये भी आपका एक आर्ट है। ठीक है, तो दो टाइप के आर्ट हुए, एक हुए आपके कौन से? फोक आर्ट एंड दी क्लासिकल आर्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं फोक आर्ट को। हम फोक आर्ट क्या होता है? फोक आर्ट इज ए ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्ट्रिक टाइम। एक ऐसा आर्ट जो प्री हिस्ट्री से फॉलो होते आया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? folk art। This expression of the folk art is the natural part of the people way of living। फोक आर्ट आपका ये बताता है कि लोगों के नेचुरल वे क्या है, लोगों का रहने का तरीका वो एक प्रेजेंट करता है। इट एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप लोग को पता होगा, कोई भी चीज जो सडन में किया जाता है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो एक जो एक्सप्रेशन को लाया जाए, फोक डांस में क्या लाया जाता है? एक्सप्रेशन को लाया जाता है। दैट मीन्स एक कल्चर है, ठीक है, एक सोसाइटी है, एक कल्चर है उसमें, तो वो कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है बाय फटाफट फटाफट, मतलब स्पॉन्टेनियस वे में कोई भी चीज तुरंत तुरंत परफॉर्म करके दिखाया जा रहा है, तो वो भी आपका एक फोक डांस हो गया है, मतलब फोक आर्ट हो गया है। डांस के थ्रू अगर बताया जा रहा है तो वो फोक डांस हो जाएगा, बट आर्ट में अगर प्रेजेंट करके बताया जा रहा है वो आपका फोक आर्ट हो गया। नेक्स्ट इज कि फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय द कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप। एज आई सेड कि ये एक सोसाइटी के थ्रू बनता है, तो एक सोशल ग्रुप के पीपल आते हैं, वो इस आर्ट को बनाते हैं, फोक आर्ट को क्रिएट करते हैं। क्लासिकल आर्ट क्या होता है? एक साइड हमने फोक आर्ट पढ़ा, अब हम देखेंगे क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट क्या होता है? ये एक्चुअल में एक फ्रेम होता है। क्लासिकल मतलब हो गया एक फ्रेम, जैसे आपका कथक, ये क्लासिकल डांस हो गया। दैट मीन्स कि आपके जितने भी स्टेप्स है वो क्या है? एक आर्ट में, दैट मीन्स आप कह सकते हो एक ही में आपका क्या है? कोलैप्स्ड है। दैट मीन्स आप कह सकते हो एक रूल के थ्रू हम चलते हैं, एक रूल के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल आर्ट।
सो कंसिस्ट ऑफ आर्ट ये रूल के थ्रू कंसिस्ट करता है. सो इट नीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बच्चा पार्टी, जब हम कंटिन्यू कोई भी चीज को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक कैरी करते हैं. ट्रेनिंग ऑफ मास्टर एनी परफॉर्मेंस या फिर क्लासिकल आर्ट्स, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, इसको थोड़ा अच्छे समझना, फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट को. फोक आर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी सोशल वर्क को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन द स्पॉन्टेनियस वे, मतलब क्विक वे में, सडन वे में हम जब इसे आर्ट को प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं फोक डांस. क्लासिकल डांस आपका हो गया एक ऐसा आर्ट या फिर एक क्लासिकल आर्ट एक ऐसा आर्ट होता है जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाया जाता है. दिस ओनली हैज बीन डन, मतलब यही होना चाहिए. एक रूल बनाया जाता है, उसी रूल में आपको परफॉर्म करना पड़ता है या फिर उसी रूल में आपको आर्ट बनाना पड़ता है. एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग और टू दी मास्टर्स, मास्टर्स के थ्रू हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. ये आपका होगा फोक डांस, फोक आर्ट एंड दी क्लासिकल आर्ट. ठीक है, तो अभी हमने देखा विजुअल आर्ट क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, फोक आर्ट क्या होता है एंड क्लासिकल आर्ट क्या होता है. अब हम देखते हैं स्टाइल इन आर्ट, आर्ट का स्टाइल क्या है. सो आर्टिस्ट ट्रेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. एक बार मैं अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, लाइन, तुम लोग इतने छोटे बच्चे तो नहीं होगी, लाइन बाय लाइन हम समझेंगे. तो हम एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Artists train to have their own method of working. It is known as the style of the artist. When this style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. Such tradition get established as an art style. Various art style develop in every culture, which are characteristic of the certain period and the region. Such styles are helpful in studying art of history. देखो, पहली बात, एक आर्टिस्ट का ट्रेंड, जब एक आर्टिस्ट कंटिन्यू कोई भी चीज को करता है तो वो वेल एंड गुड तो होगा ही. सो आर्टिस्ट का एक ट्रेंड है कि वो कोई भी मेथड के ऊपर अच्छे से वर्क करता है, अच्छे से ओन करता है. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्ट की स्टाइल, दैट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट. दैट मीन्स एक आर्टिस्ट को कोई उसे आकर बताता नहीं, वो बस सोशली जज करता है एंड वो खुद का आर्ट बनाता है. जब उसी मेथड को वो कंटिन्यू उस पर वर्क करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. जब वही आर्टिस्ट आपके कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क करे, जिसे हम प्रोलॉन्ग कहते हैं, दैट मीन्स मेनी टाइम दैट आर्टिस्ट वर्क ऑन दैट सेम आर्ट इज ऑल्सो नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. ओके, एंड उसके अंदर वेरियस ये डेवलपमेंट आते कैसे, ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस के थ्रू ये आते हैं. कल्चर्स वो देखते, कल्चर से वो अपना एक व्यू बनाते, व्यू के थ्रू वो आर्ट को प्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं द स्टडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री. जितने भी आपने आर्ट देखे हो, क्या उसको किसी ने कोई बताया होगा कि यस आप ये ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करो? नहीं, एक आर्टिस्ट खुद के मन से ड्रॉ करता है. वो देखता है सोशली क्या चल रहा है, कल्चर में क्या चल रहा है, ट्रेडिशन क्या है, एंड उसको देख करके एक रफ व्यू वो बनाता है. ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं द स्टाइल इन द आर्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन 4.2. जब हम लोग हमारा सेकेंड टॉपिक है वो कौन सा है, द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द विजुअल आर्ट्स एंड द दृक कला. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बाद में कहेंगे कि मैम आपने वर्ड का मीनिंग नहीं बताया, तो मैं एक बार आपको अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, जब हम किसी भी चीज को कंटिन्यू फॉलो करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. और एक मैंने आपको मीनिंग बताया था स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो भी चीजें हम सडन में करते हैं उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं. चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द विजुअल आर्ट. विजुअल आर्ट का इंडियन ट्रेडिशन क्या है, जिसे हम दृक कला कहें, उसका एक इंडियन ट्रेडिशन क्या है. इंडियन ट्रेडिशन, तो सबसे यहाँ पे आप ग्रीन बॉक्स में आप देख रहे होगे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. अगर आप गए हो कभी मराठा के म्यूजियम में, ठीक है, आप अगर
छत्रपति शिवाजी महाराज के म्यूजियम में कभी गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स है, या फिर आप बहुत सारे जगह ऐसे है ना जहाँ पे मराठा के स्टाइल्स को पेंटिंग्स में लाया गया है। ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो एक क्या है, विजुअल आर्ट है, वो एक क्या है। अब कोई ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में ड्रॉ किया हुआ था वही हम देख रहे हैं, नहीं। कोई एक विजुअली सोच सोच के यस पावर कैसी थी, मराठा पावर कैसी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, उसे इमेजिन कर करके वो विजुअली बना रहा है। तो एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। देखो मैं ये इस पैराग्राफ को इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये काफी इजी सा है, बस यहाँ पे आपको मराठा पावर्स के बारे में एंड मराठा की पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दिस। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड काफी छोटा सा टॉपिक है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो मैंने इसे स्टार मार्क किया है, दैट मीन्स आपको पढ़ना चाहिए। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग का आर्ट क्या है? सो आर्ट ऑफ पेंटिंग, द पेंटिंग आर दी टू डायमेंशनल। पेंटिंग क्या है, काफी डायमेंशनल है। ठीक है, मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये सर्कल में ही बनना चाहिए या फिर ऐसा बॉक्स में ही बनना चाहिए, नहीं, ये डायमेंशनल है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, डायनामिकली। चलो तो अब हम लोग देखते हैं जरा सा इस टॉपिक को। Painting are two-dimensional. For example, sketches or paintings of nature, object made an individual. They done on the various surface and the rocks, walls, paper, canvas, or of the different types of the earthen pots. The mural of the both. एक मिनट, ये सेंटेंस को जरा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको बताऊंगी क्यों मैंने बोला बाद में पढ़ते हैं। देखो पहले यहाँ तक हम समझते हैं कि पेंटिंग क्या है, डायमेंशनली है, मतलब जरूरी नहीं है कि पेपर पर ही बनाया जाए, नहीं, हम पेंट को रॉक पे भी कर सकते हैं, ऑल्सो वॉल्स पे भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो पेपर पे भी कर सकते हैं, कैनवास पे भी कर सकते हैं, आईपैड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ड्राइंग पेपर लेकर के उस पर भी बना सकते हैं, वॉल पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या, पेंटिंग आपका डायमेंशनल है, ये स्केच है जो डायमेंशनल है, हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे हमें लगे कि यस देयर इज अ सरफेस टू ड्रॉ, वहां हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेंटिंग आपका क्या है, डायमेंशनल है। इस लाइन को मैंने क्यों बोला, हम अब मतलब बाद में पढ़ेंगे, इसका रीजन यही है कि ये एक एग्जाम्पल है। अभी देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं स्टार मार्क भी करूं, दी मुरल ऑफ दी बुद्धि स्तवा at the Ajanta caves is one of the finest example of the art of painting। ये जो आपके बोधित स्तवा है अजंता एलोरा में से पेंट किया गया है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता एलोरा में विच ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग। सो बोधित स्तवा ऑफ द अजंता इज एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको पूछ ले कि आर्ट ऑफ पेंटिंग का एग्जाम्पल, तो वो आपका आ जाएगा बोधित स्तवा। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोक ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग का फोक क्या है? द रॉक पेंटिंग डेटिंग टू द स्टोन एजेस हैज बीन डिस्कवर्ड मेनी कंट्रीज। मतलब बहुत सारी कंट्रीज में देखा गया है कि रॉक के ऊपर क्या गया है भाई, पेंटिंग किया गया है, मतलब रॉक के थ्रू डिजाइन बनाए गए हैं, आर्ट्स को बनाया गया है। इंडिया देर आर मैनी रॉक पेंटिंग्स, यहाँ पे एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान से देखना। देर आर मेनी रॉक पेंटिंग साइट्स इन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। The rock painting in the caves of the Bhimbhatka are the famous. The Bhimbhatka is the world heritage. Keep in the mind. देखो एक बार जरा ध्यान से इसे देख लो, मैं एक बार इस लाइन को डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो हाइलाइटर ले लेते हैं। ये देखो रॉक पेंटिंग हमारा कुछ स्टेट में काफी फेमस है, लाइक हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये जगह पे रॉक पेंटिंग किया गया था एंड काफी फेमस रॉक पेंटिंग है। बट भीम भटका में जो आपका रॉक पेंटिंग है, केव्स, भीम भटका केव्स में जो आपका रॉक पेंटिंग है, वो आपका क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है, वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है। तो कीप इन द माइंड कि भीम भटका आपके वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है, इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, चलो द रॉक्स पेंटिंग आर यूजुअली डिस्प्लेड
डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? टू, जब हम कोई भी चीज को शो करते हैं पेंटिंग के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिपिक्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिपिक्ट कहते हैं। द एनिमल एंड द जियोमेट्रिक फिगर, मतलब आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे फिगर्स है, पेंटिंग्स है, जहाँ पे एनिमल्स को शो किया जाता है, ह्यूमंस को शो किया जाता था, उनके घर को शो किया जाता था। जैसे पेड़ बनाते थे एंड ऑल्सो माउंटेन्स बनाते थे, रिवर बनाते थे। तो वो भी चीजें आपके रॉक पेंटिंग पे होता था। तो वो जो रॉक पेंटिंग में होता था ना, वो भी आपका एक क्या है? वो भी आपका एक फोक स्टाइल है। वो भी आपका क्या है? फोक स्टाइल। दैट मीन्स कि ट्रेडिशन था उस टाइम में, सोशली ऐसा होता था, सोशल व्यू ऐसा था, उसके देख करके बनाया जाता था। ठीक है। However, the style of the rock painting seems to changing according to the cultural changes of the Stone Ages to beginning of the agriculture. The change in is visible in the depictions of the flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना को भी प्रेजेंट किया गया है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी प्रेजेंट किया गया है रॉक पेंटिंग में। विजिबल है मतलब जो भी फ्लोरा एंड फौना उनको दिखते थे, लोगों को दिखते थे, वो प्रेजेंट करते थे अपने पेंटिंग्स में। ओके। एग्रीकल्चर्स को भी प्रेजेंट करते थे, कल्चरल जो एग्रीकल्चर होती थी उनको भी प्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट इज the evident in the style of portraying various figures also in the colors. कलर्स में भी वो बनाने लगे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में करते थे, ग्रे कलर में सिर्फ पेंटिंग में आर्ट, मतलब रॉक में आर्ट बनाते थे, बट बाद में वो कलर्स भी यूज करने लगे। ओके। सो ब्लैक रेड व्हाइट कलर आर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग विच आर मेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस। वो कलर कोई आज के डेट वाला कलर नहीं है कि आप बस अभी जैसे मैं आपको कलर करके दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, ये वाला नहीं है। पहले नेचुरली कलर्स को बनाया जाता था, उसके बाद उनसे पेंटिंग किया जाता था। ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। दैट मीन्स सोशल रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। ऑल्सो आप कह सकते हो द वे दे एक्सप्लॉयटेड द अवेलेबल नेचुरल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे उसे वो नेचुरली यूज करते थे अपने पेंटिंग्स में, अपने आर्ट्स में। So, the tradition of the folk style of painting closely resemble the rock of the style of the rock painting customs as decorating the house walls and the courtyards rangavali by drawing various figures and the symbols or using the panels of painting to narrate the story help to develop the regional styles of the focal painting. देखो पहले के मैंने आपको बताया कि रॉक पेंटिंग में क्या करते थे? रॉक पेंट करते थे, ठीक है, डिजाइन्स बनाते थे, फ्लोरा एंड फौना को बनाते थे, एग्रीकल्चर को शो करते थे, जितने भी कल्चर उनके आसपास चल रहा है, जो भी वो इन्वायरमेंट हुआ करता था उसे वो शो करते थे। ठीक है। ऑल्सो बच्चा पार्टी वो जब उन्होंने देखा कि अच्छा आप कलर को भी हम लोग बना सकते हैं, तो कलर के थ्रू भी वो पेंटिंग करने लगे। ठीक है। कलर्स भी उनमें पेंटिंग में यूज करने लगे। ऑल्सो अपने घर में वो क्या करने लगे? कस्टम्स एंड डेकोरेट करने लगे कि यस अब ये नीला होगा, ये पीला होगा, ये गुलाबी होगा, ठीक है, मतलब रेड येलो ब्लू, तो ये सारी चीजें होंगी, पिंक कलर भी यूज होगा। तो वो रंगावली उसे हम कहते हैं। अपने कोर्ट यार्ड मतलब घर के जो चार कोने होते तो सभी कलर करते थे। रंगावली मतलब हो गया आपका कलरफुली वो क्या करते थे? उसे पेंट करते थे एंड कलरफुली शो करना चाहते थे अपने घर को भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्सो ये हमें हेल्प करता था स्टोरी को नरेट करने के लिए। जब अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जान रहे हैं कि यस पेंटिंग्स पहले हुआ करती थी, पहले कलर्स यूज डायरेक्टली नहीं हुआ था, उसके बाद होने लगा। ऑल्सो पीपल्स क्या करते थे जब अपने पेंटिंग को यूज करते थे, तो पेंटिंग्स में वो आप यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर में ये क्या है? पूरा कलर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर व्हाइट कलर का पेंट यूज किया गया है। सम पीपल आर देयर हियर, यू कैन सी कुछ पीपल है यहाँ पे, पेड़ किए गए हैं यहाँ पे, कुछ कल्चरली मतलब आपके ट्रेडिशंस हो रहे हैं। तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि टाइम टू टाइम वेरी होते गए, टाइम टू टाइम वो अपने आप को चेंज करते गए। ठीक है। कुछ नया लाने की कोशिश करते गए हैं। ओके। सो हियर इज द अगेन, डू यू नो? क्या ये आपको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इसलिए पूछा गया है डू यू नो क्या। तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप ये एक बार पढ़ लेना पिंगुल के बारे में। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग नाउ, ये भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आते हैं इससे प्रश्न।
तो जितने भी बॉक्स में वो आपका पढ़ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ना समझ में आए कोई भी मीनिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर जब मैं आपका डाउट सेशन लूंगी कभी, ठीक है, तो वहां पे आप मुझे या फिर कमेंट में बता देना, या फिर बॉक्स भी वो एक बार बता दो तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, एक बार खुद से भी पढ़ो, क्योंकि ये बस एक नरेशन है, एक स्टोरी है कि यस ये ऐसा हुआ था, वहां पे ये पेंटिंग्स यूज की गई है। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एट द ग्रेट डिटेल। जितने भी इंडियन टेक्स्ट को यूज किया गया है एंशिएंट के टाइम में, जितने भी इंडियन टेक्स्ट यूज हुआ करते थे, वो भी एक टाइप का आपका क्या था, आर्ट था। ठीक है, देर आर दी ऑल टुगेदर 64 आर्ट मेंशन in this text. The art of the painting is mentioned as the alekyam and the alekhya vidya in this। मतलब कि आज पहले के टाइम में जो भी आर्ट से लिखा जाता था ना, एक फ्लो में लिखा जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था, एंड ऑल्सो टेक्स्ट यूज किए जाते थे, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक क्लासिकल आर्ट है। ठीक है, तो एक आपका जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है उसे हम लोग कहते क्या है, अलेख्याम, या फिर हम उसे अलेख्या विद्या भी कहते हैं। इट इज सेड दैट द सिक्स मेन एस्पेक्ट्स यूज किया गया था आपके आर्ट के थ्रू। तो सबसे पहला आपका जो एस्पेक्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाह दंगे। तो एंशियंट आर्ट स्कॉलर्स स्टडीड द सिक्स एस्पेक्ट ऑफ वेरी फ्यू मिनटली। मतलब कुछ सिक्स एस्पेक्ट्स आर्ट्स को यूज किया गया था, तो वो हो गए आपके रूप भेदा, मतलब डिफरेंट शेप या फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते थे, पहले के टाइम में कहा जाता था रूप भेदा। ठीक है, ऑल्सो प्रामणा मतलब प्रोमिनियंट डिस्पिक्शंस ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ द इमेज। ऑल्सो भावा एक्सप्रेशन को कहा जाता था। लावन लावण्य योजना लावण्य योजना मतलब ये आपका हो गया एस्थेटिक्स। फिर आपका हो गया सदृशता, जिसे हम लोग कहते हैं असम्बल और रिसेंबल टू रियलिटी। फिर आपका हो गया वर्णी का भंग, जिसे हम कहते हैं कलर कॉम्पोजिशन। तो ये आपके कुछ टाइप्स हो गए, टेक्स्ट हो गए आर्ट के, ये आपके टेक्स्ट हो गए किसके, आर्ट के। तो एक बार आप ये भी पढ़ो अच्छे से और इसे लिख लेना, यस इस वर्ड को ये कहा जाता है, एक बार नोट्स में सब बना लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगमा टेक्स्ट ऑफ द वेरियस रीजन्स, पुराण्स एंड दी वस्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड द स्कल्पचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेम्पल्स आर्टिस्ट। मतलब जब आप टेम्पल के आर्किटेक्ट्स को देखोगे तो वहां पे टेम्पल में भी मतलब आप देखोगे कि कुछ पुराण्स को, वास्तुशास्त्र को एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स में बहुत सारे टेक्स्ट को यूज किया गया है, बताया गया है, आर्ट्स को फ्लो में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक हम लोग देखते हैं, miniature painting of the manuscript। Miniature painting in the earlier manuscript show as the influence of the Persian style। ये एक टाइप का पर्शियन स्टाइल में शो किया जाने वाला आर्ट है, पर्शियन स्टाइल में शो किया जाने वाला आर्ट है। The Deccan miniature style was developed under the patronage of the Deccan sultans during the regions of the Akbar and Mughal emperor, Mughal miniature style showing the blind of the Indian पर्शियन स्टाइल वॉज डेवलप। मतलब पहले के टाइम में जो भी डायनेस्टी हुआ करती थी, जितने भी मुगल एम्परर थे या फिर आप कह लो अकबर का टाइम, जो भी डायनेस्टी थी उनके टाइम पे भी क्या किया जाता, पर्शियन पर्शियन स्टाइल में पेंटिंग्स को शो किया जाता, पर्शियन स्टाइल में पेंटिंग को बनाया जाता था। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ द पेंटिंग, अब वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग को जरा सा देखते हैं। The British period Indian artists came under the influence of the European style of the painting and art was cool। यूरोप का स्टाइल में इंडियन आर्ट को बनाया गया था एंड काफी लोग इन्फ्लुएंस थे यूरोपियन स्टाइल से। एक आर्ट स्कूल था, एक आर्ट स्कूल
एस्टेब्लिश किया गया था किया गया था इंडिया में इन द लीडरशिप ऑफ द जेम्स वॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटिश आर्टिस्ट भी कहते हैं, एंड ऑल्सो इन द टाइम ऑफ द सावेवे माधवराव पेशवा इन दी शनिवार वाड़ा इन दी पुणे, ही हैड डन ए portrait of Savai Madhavrao and the Nana Fadnavis Gagaram Tambkat in the Marathi artist who worked in the Wells de- deserves with the Wells a special mention here. देखो, इसका कहानी का मतलब यही है कि पहले के टाइम में जितने भी आपके स्कॉलर्स हुआ करते थे या फिर जो भी आर्टिस्ट थे यूरोपियन के, उसे इंडियन स्टाइल में कहा गया था क्या करने के लिए, यूरोपियन स्टाइल में इंडिया में क्या किया गया था, पेंटिंग को बनाने के लिए कहा गया था। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो सावे माधव राव एंड दी नाना फडणवीस, मतलब इनका भी पेंटिंग जो बनाया गया था वो एक यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था, यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था। ऑल्सो ही हैड मेड द ड्रॉइंग ऑफ द रॉक कट केव्स ऑफ द वेरुल एंड द कार्ले। Some of the drawings are preserved in the Yale centers of the British art of the L यल यूनिवर्सिटी, मतलब यल यूनिवर्सिटी में आज के डेट में भी रॉक पेंटिंग्स को किया गया था। वो माधवराव पेशवा के माधवराव पेशवा के पीरियड के टाइम में, नाना फडणवीस के टाइम में आर्ट पेंटिंग जो की गई थी रॉक के ऊपर, उसे आज भी प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे येल यूनिवर्सिटी में। सो एग्जैक्ट दी पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोपियन, मतलब यूरोपियन स्टाइल में, सिंपली ये कहना चाह रहा है यूरोपियन स्टाइल में पोर्ट्रे को बनाया गया है, एक पोर्टल को बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट जरा हम लोग देखते हैं the style number of the renowned artist trained in the JJ School of Arts and the Industry which has established in the 1957। बहुत सारे आर्टिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी जेजे स्कूल्स में, एंड ऑल्सो जो एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1857 में, ऑफरिंग द कोर्सेज ऑफ द यूरोपियन स्टाइल ऑफ द पेंटिंग एज द पेस्टोनजी, भोमांजी and alumni of the school was reflex of the अजंता पेंटिंग, मतलब अजंता पेंटिंग जो आपका बनाया गया है वो भी यूरोपियन स्कूल्स में, मतलब ऐसा बताया गया था कि यस ऐसा ही बनाना चाहिए, या फिर आर्टिस्ट को सिखाया जाता था, उसके थ्रू के बाद ही अजंता एलोरा बना था। दैट मीन्स आप कह सकते हो 1957 के बाद ही। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जरा सा स्कल्पचर्स आर्ट। स्कल्पचर्स आपका आर्ट क्या होता है, ये भी डायमेंशनल होता है। स्कल्पचर्स हो गया एक स्टोन्स के ऊपर हम जो भी कोई बनाते, जैसे आपका ये अशोका स्तंभ है, ये आपका क्या स्कल्पचर आर्ट है। ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो आपका क्या है, वो भी आपका स्कल्पचर आर्ट है। मतलब एक स्टोन्स पे जो फॉर्मेट बनाया गया है, कोई भी एक एक मतलब मोनोलिथिक में बनाया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कल्पचर आर्ट कहते हैं। चलो एक बार जरा सा पढ़ लेते हैं इसे। द स्कल्पचर्स आर्ट आर दी थ्री डायमेंशनल सच एज द इमेजेस, स्टैचू, स्पॉट्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्ट embellishment of for creating these sculptures at the rock or the metal of the clay is used। मतलब जब भी क्ले के थ्रू या फिर मेटल के थ्रू रॉक पे मतलब बनाया जाता था कोई भी इमेजेस या फिर स्टैच्यूज, पॉट्स, ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स कहते हैं। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय केविंग, metal sculptures are made by help of the modules, and the clay sculptures are formed either directly with the hand of or by using the modules. Their entire temper Kailasha at the Virul in is the unique monolithic sculptures carved out of the single rock, the lion capital of the Ashoka pillar found at the सारनाथ इज एंड नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया। आपको पता होगा नेशनल एम्बलम इंडिया का कैसे बना था, अशोका फाइंड किया गया था कहाँ पे, सारनाथ में, एंड उससे ही आपका इंडिया का क्या बना है, नेशनल एम्बलम बना है। मतलब वही आपका, वही हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम है। सो ये हम कह सकते हैं कि स्कल्पचर्स एक क्ले के थ्रू बनाया जाता है, रॉक के थ्रू बनाया जाता है, पोर्ट्स में भी बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, मेटल्स में भी बनाया जाता है। जब भी हम कोई भी मेटल्स के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू हम इस एक बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स आर्ट कहते हैं। तो आज की डेट में भी हमारे
कैलाशा विरुल में जो टेम्पल है वो आपका एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है, जिसे कर्व किया गया है, मतलब बनाया गया एक सिंगल रॉक के थ्रू उसके ऊपर बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। वो भी आपका एक एग्जाम्पल है स्कल्पचर आर्ट का। नेक्स्ट टॉपिक इज द फोक स्टाइल ऑफ द स्कल्पचर आर्ट। फोक स्टाइल स्कल्पचर आर्ट का क्या है? द स्कल्पचर art is also ancient as the art of painting, dating back to back of the stone age। स्टोन एज में ये बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। ऑल्सो आप कह सकते हो कि ये पेंटिंग पेंटिंग को बनाया जाने वाला एंशियंट टाइम से ही है, ठीक है, एंशियंट टाइम से ये फॉलो होते आया है। Carving tools out of the stones can be said to the beginning of the sculpture। जब अब कोई भी स्टोन्स के ऊपर अगर डिजाइन किया जा रहा है तो वो भी स्टोन्स के थ्रू ही डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। अगर स्टोन्स के ऊपर डिजाइन किया जा रहा है तो वो भी स्टोन से ही किया जा रहा है। उसे ऐसा टूल्स बनाया जाता है, शार्प टूल्स, जिसे ड्रॉ बाय थ्रू दैट उसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके, जैसे कस्टम ऑफ मेकिंग द क्ले इमेजेस फॉर द रिचुअल्स। हड़प्पन टाइम्स में रॉक्स यूज नहीं किया गया था, क्ले के थ्रू स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। सो लेट देर आर दी टिल डेट, आज के डेट में भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान में आपका ये कल्चर फॉलो आया है। क्ले के थ्रू क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। आप देखते होंगे राजस्थानी, हम कहते हैं ना राजस्थान का पॉट्स, गुजरात का पॉट्स, फिर कुछ टॉयस, वो क्ले मेड काफी फेमस है इंडियन आर्ट। तो वो आपका क्ले से बनता है, ठीक है, मर्ड से बनता है, क्ले से। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जरा। गणेश आइडल्स मेक्स मार्क्स ऑफ द गौरी फुल ऑफ द फिगरेस मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ द बेलपोला वुडन मेमोरल विरगाल्स मेमोरल stones, decorated clay stones, स्टोरेज बीम्स एंड फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फोक ट्रेडिशन। मतलब फोक ट्रेडिशन में ये देखा गया है कि जो पहले से फॉलो होते आया है उसे हम फॉलो करते हैं। आप देखते होंगे, हम जैसे अभी गणपति कुछ दिन पहले फिनिश हुई है, ठीक है, तो गणपति में देखते होगे आप अपने घर पे गणपति की मूर्ति बैठाते होगे, ठीक है। तो मूर्ति वो क्या चीज की बनती है, तो वो क्ले की बनती है। तो वो भी आपका एक फोक स्टाइल है। कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं, हम घर पे ही गणपति को बनाएंगे, हम हमारे घर पे है ट्रेडिशन कि हम घर पे ही गणपति को बनाएंगे, ठीक है। तो वो एक फोक है ना, मतलब ट्रेडिशन होते हुए आया है, तो उसी को वो फॉलो करते हैं। चलो, नेक्स्ट इज द क्लासिकल स्टाइल ऑफ दी स्कल्पचर्स। क्लासिकल स्टाइल क्या है स्कल्पचर आर्ट का? हरप्पन सील स्टोन्स, ब्राउन स्टैचूज टेल अस अबाउट द 5,000 years old, even older tradition of the Indian tradition of the sculpture art. It is said to be the traditions of carving of the stone sculpture of the larger size and began the Maurya period। द मौर्य पीरियड के टाइम में और ऑल्सो हड़प्पा पीरियड्स के टाइम में भी जो हम चीजें आज के टाइम में जो देख रहे हैं वो स्टोन्स की बनी हुई रहती थी, ब्राउन्स की बनी हुई रहती थी, इसलिए लॉन्ग टाइम तक वो चल जाती है, ठीक है। जैसे डिपोजेबल होने में टाइम लगता है, तो आज के टाइम में भी हम मानते हैं कि 5,000 साल पहले ये हुआ था। कैसे हुआ था? तो ये हुआ था, ब्रॉन्ज का बनाया गया था, स्टोन्स का बनाया गया था, जिसे हम आज के डेट में भी देखते हैं तो कहते हैं यस, हमारी हिस्ट्री में ये हुआ था। सो वी कैन से दैट दी सांची स्तूपा was erected in the emperor of the अशोका टाइम। अशोका टाइम में एक स्तूपा बनाया गया था जिसे हम कहते हैं सांची स्तूपा। ओके, however the beautiful sculpture embellishment of the stupa was supported to be lateral addition। The sculptures and at the Bharhut are the testimonies of the coins development in the sculpture of the art in the India। जैसे कॉइन्स होता है, कॉइन्स में ही बनाया गया था डिजाइन्स को, ठीक है। तो उससे हम लोग वो डिजाइन्स को क्या कहा गया था? भरहुत स्तूपा, ठीक है। बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड far and wide in the many countries outside India। The tradition of the erecting Buddhist stupa began in those countries are well। The stupa Borobudur in the Indonesia is the largest stupa in the world। It was built in the 8th 9th century CE। It was declared as the World Heritage Site in the 1990
वन। तो हम कह सकते हैं बोरोबुदर स्तूपा जो आपके फाउंड किया गया इंडोनेशिया में, ये वर्ल्ड हेरिटेज में है। मतलब पहले के टाइम में बुद्धिज्म का काफी था, अशोका के टाइम में, कि हाँ बुद्धिज्म का काफी क्रेज था, तो उसके बिहाफ में मतलब बाद में बनाया गया था किसको, बोरोबुदर इंडोनेशिया में, जिसे 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड हेरिटेज में। इंडियन इकोनोग्राफी, इकोनो एक iconography, the Gandhara school of the art became being in the second century BC Afghanistan and the neighboring of the religion. It had the Greek Persian influence। मतलब एक स्कूल था जिसे जिसका नाम था गांधरा स्कूल ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, ये सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया था। अफगानिस्तान उनके नेबर थे एंड बहुत सारे नेबर उनके रीजन्स थे जिस जहाँ पे ग्रीक ट्रेडिशंस को यूज किया गया था एंड पार्शियन ट्रेडिशंस से भी काफी लोग इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सीई दैट इज दी Kushana period saw the rise of the Mathura school of the art. The Mathura school had laid the foundation of the Indian iconography. Iconography is the branch of knowledge which include everything about the making इमेजेस ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडनेस। मतलब कि आप जैसे देखोगे कि बाद में जब आपने देखा कि ग्रीक और द पार्शियन के पीपल काफी इन्फ्लुएंस थे गंधा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, उसके बाद इंडिया में भी जा करके मथुरा स्कूल बना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट खोशना पीरियड में। ठीक है, और वहां पे इंडियन इकोनॉजी को लाया गया, दैट मीन्स इंडिया के इमेजेस, गॉड्स के भी इमेजेस को लाए गए, गॉड एंड गॉडनेस के इमेजेस को लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौशना किंग्स वर यूज मेड यूज ऑफ द इमेजेस ऑफ द वेरियस दैट्स on their coins during the period of the Gupta emperor. The iconography rules were the formatted and standard for the sculptures art were set. The art of making the bronze images were developed under the patronage of the Chola kings during the 9th 13th century. Bronze idols of the gods and the goddess like Shiva, Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu were made in this period. अब देखोगे खुशना पीरियड में, खुशना जब कोशना जब किंग थे उस पीरियड में भी काफी इमेजेस को प्रमोट किया गया था कि यस ये बनाया जाए, हमारे भी गॉड एंड गॉडनेस को लाया जाए। गुप्ता पीरियड में एम्परर बनने लगा, गुप्ता पीरियड में काफी स्कल्पचर्स आए। ठीक है, उन्हें भी प्रेजेंट किया गया। उसके चोला डायनेस्टी जब थी, चोला के किंग्स थे, तो उन्होंने काफी आप कह सकते हो प्रमोट किया, उन्होंने ब्राउन्स आइडल्स, ब्राउन्स में बनाया गया था किसको, गॉड एंड गॉडनेस शिवा एंड पार्वती, नटराज आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, लक्ष्मी विष्णु को भी बनाया गया था, मतलब गॉड एंड गॉडनेस को डायनेस्टी में ही प्रमोट किया गया था, इसमें ही बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर। There are the number of the rock cut caves in the India. The tradition of the rock cut caves originated in India in the 3rd century BCE. Technically the entire composition of the rock cut represent the union of the architecture and the sculpture of India. मतलब ये कहा गया है, ये कहा जाता है कि आपके आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स में स्कल्पचर्स भी बनाए गए थे, आर्किटेक्चर भी बनाए गए थे। जैसे आप अजंता एलोरा देखोगे महाराष्ट्र में, ये आपका एक एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर और दी स्कल्पचर्स। मतलब ये क्या डायरेक्टली ये बना गया दिया गया है केव्स, नहीं, यहाँ पे आप देखोगे पिलर्स है, प्यूपल्स है एंड ऑल्सो किंग्स का फॉर्मेट बनाया गया है, बुद्धा का बनाया गया है। तो आप ये देखोगे कि एक ही जगह पे आर्किटेक्ट के थ्रू स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। तो आप ये कह सकते हो अजंता केव भी आपका क्या है बच्चा, वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है। ठीक है, ये सब 3rd सेंचुरी में बनाई गई थी। द टेम्पल आर्किटेक्ट इन दी इंडिया बिगेन टू डेवलप, एक मिनट, the temple architect in the India began to develop the around the 4th century CE during the Gupta period. The temples were Gupta period के टाइम पे क्या हुआ था, टेम्पल्स बनना शुरू हो गया था एंड ऑल्सो आपके एक गर्भागिरी, ठीक है, गर्भागिरी हम जिसे कहते हैं स्कैंटम स्कैंटोम, ठीक है,
ये एक 4 कॉलम बनाया गया था आपके वरेंद्रा में, मतलब टेम्पल्स को बनाया जाता था, और टेम्पल्स जो बनते थे ना उसे 4 गेट दिया जाता था, 4 टाइप्स, 4 साइड्स गेट्स दिया जाता था। सो आज के टाइम पे भी आपका नागरा स्टाइल जो काफी फेमस है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टाइल्स, ये टेम्पल का जो स्टाइल है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नागरा स्टाइल्स कहते हैं। ओके, तो ये आपके गुप्ता पीरियड की पूरी कहानी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट वर डिफाइंड फॉर द स्टाइल्स ऑफ द टावर सिकंदरा। द नागरा स्टाइल, मतलब नागरा स्टाइल आप देख रहे होगे कि यह टावर स्टाइल में बनाई गई है, इसे हम लोग नागरा स्टाइल भी कहते हैं। ऑल्सो आप कह सकते हो ये, इसे हम वैश्रा, मतलब वैश्रा, एक मिनट बस, चलो ये ऊपर क्यों नहीं, हाँ हाँ, चलो, the style of the temple architect were defined by the style of the tower शिकन शिखरा, ठीक है। the Nagra style of the North Indian and the Dravida style of the South Indian were the two principal of the Indian, मतलब दो प्रिंसिपल बनाए गए थे गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो एक अपना कौन, एक टेम्पल का जो आर्किटेक्ट था वो कौन सा था, शिखरा, जिसे हम लोग शिखरा मतलब उसे कहा जाता था, टावर में अगर बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिखरा कहते थे। ओके, सो नॉर्थ इंडिया का फेमस था आपका नागरा, ठीक है। एंड आपके साउथ इंडिया का फेमस क्या था, नॉर्थ इंडिया का नागरा, एंड साउथ इंडियन का क्या था आपका, देवेद्र। मतलब आप देख रहे हो ये नॉर्थ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का इमेज टावर में। ओके, और ये आपके साउथ इंडिया का है, द्रविदा। ओके, समझ में आया आपको। तो ये आपके टेम्पल का आर्किटेक्ट है। So in the Bhumija style, the series of the Minister tower are arranged, which is the become smaller towards the top. टॉप पे जितना आप देख रहे हो नागरा का, ये काफी टावर की तरह है, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया में फेमस था। एंड आपके साउथ इंडिया में आप देखोगे तो ये टेम्पल्स को टॉप से क्या किया गया था, फ्लैट कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमिजा स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो भूमिजा स्टाइल आपके मध्य प्रदेश में काफी फेमस है, मध्य प्रदेश में काफी फेमस है। चलो, तो ये आप पढ़ लोगे, इंटरेस्टिंग टू नो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाद में आप देखोगे कि आपके जब सल्तनत आई थी, सल्तनत के टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्ट आए गए थे, पर्शियन, सेंट्रल एशिया, अरबिक, प्री इस्लामिक, नेटिव इंडियन स्टाइल्स के थ्रू आप देखोगे इस्लामिक आर्किटेक्ट को भी लाया गया था। एंड उसके बाद जाकर के कुतुब मीनार बना, ठीक है। कुतुब मीनार ने बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में बनाई गई थी कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार आपके मेहरौली में है, ठीक है, जो आई कैन से कि मेरे घर से कुछ ही दूर है, हाँ यहाँ से कुछ ही दूर है। तो नियर ये दिल्ली में। ताजमहल आपका आगरा में, गोल गुम्बास, एंड बीजापुर कर्नाटका वर फेमस ऑफ द इस्लामिक, मतलब काफी इस्लामिक आर्किटेक्ट को लाया गया था। एंड उसके बाद ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो, एक बार इसे पढ़ोगे तो ये आपके पूरा ऐड किया गया है किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज में। लाइक ये आपके कुतुब मीनार, आगरा आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया है। ये सब एक आर्किटेक्ट है, मुगल पीरियड, शाहजहां के पीरियड में ये सब हुआ था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में आप देख रहे होगे, मैंने पहले आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, चलो, तो ये आप लोग पढ़ लोगे कि UNESCO में क्या था, क्या क्या वर्ल्ड हेरिटेज में क्या क्या ऐड हुआ है। तो वर्ल्ड हेरिटेज को डिक्लेयर करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले UNESCO है। So the third topic is the Indian tradition of performing the art. Indian tradition में आर्ट
इंडियन ट्रेडिशन में पेंटिंग को कैसे परफॉर्म किया गया था वो हम देखते हैं। तो ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग द फोक आर्ट, अब फोक आर्ट को ट्रेडिशन में एंड क्लासिकल आर्ट को ट्रेडिशन में वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, द इंडिया हैज इंडिपेंडेंट एंड द वेरियस ट्रेडिशन ऑफ द फोक सॉन्ग्स, फोक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, डांस, फोक थिएटर विच वर द कैरेक्टरिस्टिक बाय द particular reason this are exist many rich tradition of Maharashtra also and many more states you can see. Okay, देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि फोक आर्ट के थ्रू ट्रेडिशन को प्रेजेंट किया जाता था बाय द म्यूजिक इन फोक इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग्स। बहुत सारे स्टेट्स में वन ऑफ देम फोक परफॉर्मेंसेस महाराष्ट्र में, जैसे आप देखने जाओगे महाराष्ट्र में जो डांस फेमस है, जरा कमेंट में मुझे आप बताओगे कौन सा डांस आपका फोक डांस है महाराष्ट्र फॉर दी महाराष्ट्र। ओके, कमेंट में जरूर बताओगे बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट इज लाइक गुजराती में, आप गुजरात में आप देखोगे गरबा खेला जाता है, डांडिया खेला जाता है, वो भी फोक डांस है। ठीक है, सो कोली डांस, तापड़ा डांस एंड मच मोर लाइक कोंकणी, दशावत्र, कोंकण, पोवादा, फिर आपका कीर्तन, जागर, गोंदल, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स है। ठीक है, आप कह सकते हो फोक आर्ट्स है इंडियन ट्रेडिशन का। फिर क्लासिकल में हम जरा सा देखते हैं, जैसे आप क्लासिकल में देखेंगे कि आपके द टेक्स्ट ऑफ द नत्याश शास्त्र written by the Bharat Muni is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. क्लासिकल के लिए ये आपका नृत्य शास्त्र, ये आपका क्या है, फेमस है। ठीक है, म्यूजिक एंड थिएटर के लिए इन दी क्लासिकल आर्ट। तो क्लासिकल आर्ट में आपके नाइन मोड्स है, नाइन रसास है, रासस है। ठीक है, तो ये 9 रासस है, आप यहाँ पे देखोगे श्रृंगर, हस्य, ऑल्सो बीब हस्त, रुद्र, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक एंड दी अद्भुत। फिर आपके संत, ये आपका क्या है, 9 मोड्स है, 9 मोड्स है। So Indian people came to contact with such an cultural traditions. Indian people के such traditions से आए और folk dance और classical dance के थ्रू अपने कल्चर्स को पहचाना एंड उसे आज भी परफॉर्मेंस किया जाता है, आज के डेट में भी स्कूल्स वगैरह में एंड लोकल वोकल म्यूजिक देखते हैं, आप सीखते हैं कुछ लोग कल आप देखोगे ना, कुछ लोग सीखते हैं फोकल डांस एंड क्लासिकल डांस सीखते हैं, लाइक आपके कथक हो गया, ये सब चीजें सीखते हैं, सॉन्ग सीखते हैं क्लासिकल वे, तो वो भी आपका क्या ऐड हो जाता है, वो आपका इंडियन ट्रेडिशन शो करता है। चलो, देर आर दी 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, 2 मेन ब्रांचेस है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। कौन सा है वो, हिंदुस्तानी म्यूजिक और आपका है कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक। सो दी सिमिलरली देर आर 2 फॉर्म, इट्स क्लासिकल शास्त्रीय एंड द सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय। ये दो भी आपके क्लासिकल में है। ठीक है, क्लासिकल टाइप के हैं। Semi classical has included many folk music. So beauty is that the local music, vocals, instrument, dance, बहुत सारी चीजें आपके नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के फेमस है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, लाइक उड़ीसा में आपके ओडिसी डांस एंड आपके भरतनाट्यम, आपके तमिलनाडु में कुचिपुड़ी आपका आंध्रा में, ये सब काफी फेमस है। कथकली आपके केरला में, ये सब फेमस है। ठीक है, चलो, द इंडिया इन द पोस्ट पीरियड, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसमें बस ये बताया गया है कि पोस्ट पीरियड में भी आपके फोकल डांस काफी आए थे, कल्चरल डांस भी काफी आए थे, लाइक सवय गंधर्व फेस्टिवल जो आपके पुणे में काफी फेमस है, वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल इज दिस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। आर्ट क्या है ये हमने देखा, आर्ट में कौन सी फील्ड है, हम जरा ये देखते हैं। आर्ट
historian can work in the field of journalism. Also जो भी आर्ट हिस्टोरियन बनना चाहते हैं वो जर्नलिज्म फील्ड में वर्क कर सकते हैं. एंड ऑल्सो art market is an independent field. It calls the special experience to expertise access the exact value of an art object and ensure the genius expert with the deep understanding of the art history is required to tax. जर्नलिस्ट कोई बन सकता है, रिसर्चर कोई बन सकता है आर्ट्स में. ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज में अगर आप स्टूडेंट हो, एक ऐसे रिसर्चर जो वर्ल्ड हेरिटेज में आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो. ठीक है, एक ऐसे आप कल्चरल टूरिज्म में जाते हो जहाँ पे आप फील्ड में विजिट करते हो. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल पे आप रिसर्च करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो. ये सारी आपकी क्या है, आर्ट्स एंड उसके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी है. चलिए जरा सा हम देखते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में. अब सॉरी, अप्लाइड आर्ट्स के बारे में. अप्लाइड हिस्ट्री तो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था. अप्लाइड आर्ट आपका क्या हो गया, ये एक इंडस्ट्री और एडवर्टीजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्शन, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, आर्ट डिजाइन, स्टेज ऑफ ड्रॉप, बैकअप. फिल्म जो शूट होता है उसमें आप देखते होगे इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट किया जाता है, इंडस्ट्रीज में क्या क्या होते हैं. ऑल्सो जो डिजाइन की जाती है, मॉडलिंग की जाती है, वो भी आपका अप्लाइड आर्ट है. वो आपका क्या है, अप्लाइड आर्ट. मतलब पब्लिक को देखते हुए पब्लिक का आर्ट बनाया जा रहा है फ्रॉम दी वन परफॉर्मेंस बाय दी वन पर्सन यू कैन सी, या फिर एक आर्टिस्ट के थ्रू. ठीक है, चलो इसे जरा आप लोग पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऑर्नामेंट्स के थ्रू आर्ट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं. आप देखते हो ये मूवीज जो बनाई जाती है, मूवीज में आप देखते होगे कि ऑर्नामेंट्स यूज किए जाते हैं. उनको कैसे पता कि महाराष्ट्र में क्या फेमस है. ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं, उसे सर्च करते हैं, जाके देखते हैं उसे फेमस क्या है, उसके थ्रू जा करके वो बनाते हैं. तो हम लोग अप्लाइड आर्ट कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका प्यारा सा चैप्टर होता है समाप्त. या आप एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करोगे बहुत. और जो भी बच्चे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे कमेंट में मुझे बताएंगे कि यस मैम हमने कर लिया है. एंड आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे. लाइक ये जो आपके ऑप्शंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहला, द आर्टिस्ट पेंटिंग एंड द स्कल्पचर आर विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट. आपको आंसर देना है कॉमेंट में. ठीक है, इसका भी सेकंड का भी, द डैश शो द राइज ऑफ द मथुरा स्कूल्स, खुशना पीरियड, गुप्ता पीरियड, और दी मथुरा में, मथुरा स्कूल्स में, खुशना पीरियड में, या फिर गुप्ता में, या फिर राष्ट्रकूटा में, या फिर आपका मौर्य पीरियड में, कहाँ पे कब फाइंड किया गया था आपके मथुरा स्कूल. इसका आंसर ये दो का आप मुझे कमेंट में दोगे. एंड वन मोर थिंग, महाराष्ट्र में कौन सा फोक डांस फेमस है, यू हैव टू कमेंट करना है आपको. ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है. वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया. कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछो, आई विल रिप्लाई. एंड एक बार जो भी लाइंस मैंने नहीं पढ़ी है आप खुद से एक बार पढ़ो. ठीक है, एंड आपके पास ये टेक्स्ट बुक है. मैं अगर आपकी आई विल ट्राई टू राइट दी हैंडमेड नोट्स. ठीक है, मैं आपके बनाने की कोशिश करूंगी ये चैप्टर के ऊपर जो इजीली आपको बता दे. मैं कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, जो इजीली आपको फोक डांस, फोक इंडियन डांस, इंडियन ट्रेडिशन कौन सा है, या फोक क्लासिकल आर्ट ट्रेडिशन कौन सा है, ये सारे मैं आपको दे दूंगी. बट यू हैव टू वेट फॉर इट. एक्चुअली मेरी भी स्टडी चल रही है. ठीक है, एंड मेरे भी क्लासेस रहते हैं, काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल है. उसके बाद भी मुझे मतलब उसके बाद रिकॉर्डिंग करना रहता है, तो कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है. सॉरी फॉर दैट. बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि फटाक से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ. ठीक है, एक्चुअली इसका मैं ये चैप्टर का प्रीवियस ईयर ये नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसका मेरे पास पीपीटी नहीं था, मैं क्रिएट कर रही थी. बट रीजन ये था क्रिएट ना करने के पीछे, हाफली मैंने क्रिएट कर भी दिया था. बट देन आई थॉट कि ये पूरे चैप्टर में बस आप देखने जाओगे तो फेमस क्या क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज में क्या क्या है, फोक फोक और क्लासिकल को ही हर एक टॉपिक में डिस्कस किया गया है. तो इसलिए
मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने सोचा हैंडमेड नोट्स बना दूंगी, आपको यहाँ से मैं पढ़ा देती हूँ। ओके, एंड सो चैप्टर नंबर 5 आपको पीपीटी के थ्रू जल्दी मिलेगा, ठीक है, और वो भी इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच, कमेंट करना, एंड आई होप सो आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। अगर देखो, कंटिन्यू हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत दिनों के बाद करने पे क्या होता है, हम बीच बीच में रुक जाते हैं, ठीक है। सो मैं भी पहली बार ऐसे टीच कर रही हूँ। ओके, आई होप सो आप सब समझोगे, एंड अगर कोई कहीं पे अगर हुआ होगा कोई मिस्टेक, तो सॉरी फॉर दैट। एंड मैंने आज जहाँ तक मेरी पूरी ट्राई रही है मैं आपको समझाऊँ, समझाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा है। लाइन जो भी मैंने नहीं पढ़ा है वो आप टेक्स्ट बुक है तो आप पढ़ लोगे, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, एंड आई होप सो कैसे हो आप सब वो मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। बहुत दिन हो गया आपसे बातचीत किए हुए। चलो, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, शुभम जा क्लास 9th वाले बच्चे 9th पे और 10th वाले बच्चे क्लास 10th पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।